नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीके शर्मा। आप देख रहे हैं ISRG चैनल। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एनके सूद साहब, जो पूर्व अधिकारी हैं। सूद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, सूद शुक्रिया। साहब, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, आप जानते हैं कि कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं और सरकार हमेशा कारगिल विजय पर सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। लेकिन इस बार के जो कारगिल विजय का जो अवसर रहा, वो चर्चा का विषय बनता रहा है। कारण क्या है कि पूर्व सेनाध्यक्ष NC विज ने एक पुस्तक लिखी है, अलोन इन द रिंग। वो पुस्तक में बहुत सारी बातें हैं जो चर्चा का विषय बन रही है। उसमें काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो उन्होंने उठाए हैं। आपको मालूम होगा कि कारगिल विजय में जिस तरह की सेना ने अपनी विजय के लिए प्रयास किए थे, तो उसके बारे में जो इस किताब में चर्चा है, उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे कारगिल विजय के बारे में? देखिए, विज साहब ने कई बातें कही हैं। मैं नहीं कह रहा कोई इनकी बात गलत कही है, ठीक बात कही है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि शायद उन्होंने कही हैं, शायद उनको पता ना हो। अब कारगिल के बारे में उन्होंने एक कहा कि यहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर था। एक हिसाब से उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, इंटेलिजेंस फेलियर था, क्योंकि कारगिल का जो इशू हुआ या जो वार स्टार्ट हुआ या जो पाकिस्तान ने घुसपैठ स्टार्ट की, उसकी इन्फॉर्मेशन शायद आर्मी को नहीं दी गई। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे उस टाइम पे 3 एजेंसीज थी। एक IB था, जिसको पता होना चाहिए था क्या हो रहा है कारगिल के अंदर, शायद वो भी चुप हो गया। दूसरा रहा था, उसको पता होना चाहिए था कि कारगिल के अंदर लोग घुस रहे हैं तो क्या है। तीसरा आर्मी की इंटेलिजेंस। और चौथी बात यह है कि आर्मी ने किस तरीके से वहाँ पे 100 से ऊपर चौकियों को खाली छोड़ दिया, नीचे आ गए। किसने अप्रूवल दी कि आप इतनी चौकियाँ छोड़ के आ जाओ पाकिस्तान के सामने? क्या यही बात हम किसी और जगह कर सकते थे? क्या सचिन पे कर सकते हैं? लेकिन क्यों छोड़ी चौकियाँ? शायद इसलिए कि पाकिस्तान ने कह दिया था। PM जब हमारे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान में गए थे जनवरी 1999 में, तो एक एग्रीमेंट हुआ कि बाउंड्री को सिक्योर किया जाएगा। शायद उस वजह से, या कुछ ऐसा एग्रीमेंट हुआ कि जिसकी वजह से ये था कि पाकिस्तान यहाँ पे एंट्री नहीं करेगा। लेकिन चौकियाँ छोड़ने का तो कोई औचित्य नहीं बनता था, क्यों छोड़ी गई। और अब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस फेलियर की। देखिए, मेरे पास 2 ऐसी विटनेस हैं जिन्होंने कारगिल के बारे में इंफॉर्मेशन दी। रॉ के लोग थे, इंफॉर्मेशन दी गई, और ये मैं नहीं कह सकता कि इन्फॉर्मेशन आगे क्यों नहीं पास की गई। क्या उनको वेरीफाई करना था इसके ऊपर? अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी गई कि वहाँ पे घुसपैठ हो रही है तो देनी चाहिए थी। फिर उस टाइम के जो रॉ के चीफ थे, अगर ये फेलियर था तो उस टाइम के रॉ के चीफ अरविंद दवे, उनको क्यों गवर्नर बना दिया गया एक स्टेट का? और क्योंकि नॉर्मली रॉ के लोगों को गवर्नर भी नहीं बनाया जाता। उसके बाद जो उस टाइम पे नंबर 2 थे, दुल्लत साहब, AS दुल्लत, वो जो पाकिस्तान को देख रहे थे और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली कारगिल की, उनको रॉ का चीफ बना दिया गया। देखिए, मैं एक बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि इतने बड़े लेवल पे इंडिया के अंदर घुसपैठ हो और रॉ को पता ना चले, हमारे टेक्निकल यूनिट को ना पता चले। ये हो ही नहीं सकता। सूद साहब, यहाँ पर एक बात और भी है। आप जब मानते हैं कि कारगिल युद्ध आरंभ हुआ 1999 में आरंभ हुआ, लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तानी सेना थी वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हथियारों की खरीद फरोख्त में लग गई थी। सर्दियों में किस तरह के हथियार यूज होते हैं, सेना के लिए किस तरह की ड्रेसें जरूरत पड़ती है, इस बारे में जब वो बाजार में खरीदारी कर रही थी तो हमारी जो एजेंसियां हैं वो कहाँ सो रही थी? इस बारे में क्यों नहीं खबर थी उनको? देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता क्यों नहीं खबर थी। जब कारगिल का युद्ध स्टार्ट हो गया, जैसे मैंने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे जब कारगिल के अंदर इतनी बड़ी एंट्री हो तो पता ना चले और सोते रह जाएं। ये बात भी मानने को नहीं है, क्योंकि युद्ध की तैयारी एक दिन में नहीं होती ना सर। फिर गवर्नमेंट क्या कर रही थी या गवर्नमेंट के एडवाइजर क्या कर रहे थे? मुझे इसमें एक क्लियर बड़ी इंडिकेशन है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। रॉ के पास इंफॉर्मेशन थी कि कारगिल के अंदर एंट्री हो रही है, कारगिल के अंदर घुसपैठ हो रही है, और ये इंफॉर्मेशन क्यों नहीं PM अटल बिहारी वाजपेयी को दी गई? क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पे जो नंबर 2 थे, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कारगिल की, उनको रॉ का चीफ बना दिया गया, और जो रॉ के चीफ थे अरविंद दवे, उनको गवर्नर बना दिया गया। क्या उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था? लेकिन मैंने पहले भी कई बार कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में कॉन्स्पिरेसी चल रही थी उनके खिलाफ। जैसे भी आपने बांग्लादेश के अंदर देखा, उनके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उनके आर्मी के चीफ एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे CIA से मिलकर। तो एक जो विज साहब कहते हैं, मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है। फिर आप देखिए आर्मी का कैसे नेग्लिजेंस थी। ये जब पता चला कि यहाँ पे कारगिल के अंदर लोग घुस गए हैं, आप इतनी सारी पोस्टें छोड़ के चले गए। VP मलिक उस टाइम पे आर्मी के चीफ थे, और फिर VP मलिक ने एक और बात कही कि हम इनको हटा देंगे, हमें एयरफोर्स की ज़रूरत नहीं है।
अरे तुम अकेले कैसे हटा दोगे, तुम्हें एयरफोर्स की जरूरत नहीं है क्या? तुम मिलकर काम नहीं करना चाहते क्या? तुम पूरा क्रेडिट लेना चाहते हो कारगिल वार का? आप वहां पे इन्होंने अगर एयरफोर्स की मदद शुरू में ले ली होती तो वहां पे इतनी सोल्जर्स की मौतें ना होती। अब ये खबर आई है कि उनके जो खुद बेटे हैं वो उन्हीं के डिवीजन को लीड कर रहे हैं, इस टाइम पे जनरल बन चुके हैं, शायद लेफ्टिनेंट जनरल है। और एक वो कहा जा रहा है कि इन्होंने उनकी अपने फादर की जगह ले ली। जब वीपी मलिक आर्मी के चीफ थे तो इन्होंने एयरफोर्स की मदद लेने से मना कर दिया और 15 दिन तक वहां पे लड़ाई चलती रही बगैर किसी प्रोग्रेस के। फिर जब बफोर गन्स वहां लगाई गई, और ये बड़ी एक हिम्मत की बात है हमारी फोर्सेस की कि उन्होंने बफोर गन्स को इस हाइट पे पहुंचा दिया। जब बफोर गन्स लगाई गई तो उनके पास एमुनिशन नहीं था, 10 दिन का एमुनिशन था। तो उस टाइम पे एक मैसेज भेजा गया, हमारे जो एजेंसीज इंडिया के बाहर बैठी हैं, मैसेज गया तो उन्होंने इमीडिएटली एमुनिशन प्रोक्योर किया और एक इन्फॉर्मेशन दे दी दिल्ली के अंदर कि आप ये सामान उठा सकते हैं। तो प्लेन गए और सब सामान वहाँ पे उठाया गया, तब हमारे तोपें चली। क्योंकि जो बफोर गन्स हैं वहाँ वो गाइडेंस दे देती हैं, यानी कि उनके अंदर इक्विपमेंट लगे हैं जिससे गाइडेंस मिल जाती है कि किस डायरेक्शन में देना है, कहाँ फायर करना है। लेकिन अब उन्होंने उस टाइम पे रॉ की मदद भी नहीं ली। फिर एक रॉ के जो नंबर 2 थे वो डायरेक्टली इनसे अप्रोच किए, RS बेदी उनका नाम है, और उन्होंने जाकर के कहा कि आप हमारी मदद लो, हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो तब जब रॉ के एयर विंग की मदद ली गई RS बेदी की वजह से, तो वहाँ पे इन्होंने उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि कितने वहाँ पे सोल्जर बैठे हैं पाकिस्तान के और किस किस जगह बैठे हैं, और पूरा हेड काउंट दे दिया। जी, बहुत बड़ी बात थी। अगर ये काम पहले करा लिया होता तो हमारे आर्मी के लोगों की, हमारे जो आर्मी के लोग हैं उनकी जान ना गई होती। ये दूसरी गलती थी जी, जनरल मलिक की, जो अपने आप को बड़ा बहादुर कहते हैं, बड़ा कहते हैं कि मैंने बड़ा ऑर्गेनाइज था। और इसके बाद जब लोकेशन पता चल गई तो तब वहाँ पे तोपें चलाई गई और तोपों ने पिन पॉइंटेड वहाँ पे स्ट्राइक किया कारगिल के अंदर, और पाकिस्तान की आर्मी को नुकसान पहुँचना शुरू हुआ। जी, साथ में यहाँ पे एयरक्राफ्ट भेजे गए, लेकिन इनको तब तक ये नहीं पता था कि वहाँ पे उनके पास शोल्डर फायर मिसाइल्स हैं, और पहले हमारे 2 एयरक्राफ्ट तो डैमेज हो गए और एक पायलट की भी शायद डेथ हो गई थी। उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई, लेकिन एक और काम किया गया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हमारे प्लेन्स पाकिस्तान की टेरिटरी को क्रॉस नहीं करेंगे। किसने कहा था? अटल बिहारी वाजपेयी को, कि हमारे प्लेन पाकिस्तान की टेरिटरी में एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि जब वहाँ पे स्ट्राइक करनी थी तो एयरप्लेन को घूमना पड़ता है, क्योंकि उनके जो NSA हैं उस टाइम पे जी, ब्रिजेश मिश्रा, उन्होंने इसके ऊपर साथ दिया। और मैं एक बता दूं कि ब्रिजेश मिश्रा की लॉयल्टी को अटल बिहारी वाजपेयी के साथ नहीं थी, उनकी लॉयल्टी थी किसी और के साथ। उनकी जो एक बेटी है, खैर अब तो उनकी डेथ हो गई है, उनकी बेटी सोनिया गांधी के फर्म में काम किया करती थी, यानी कि उनकी लॉयल्टी सोनिया गांधी से ज़्यादा थी, अटल बिहारी वाजपेयी से कम थी। मैं बहुत से इंस्टेंस दे सकता हूँ कि किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी को उनके NSA ने धोखा दिया, और कारगिल के अंदर जिस तरीके से हमारे लोगों की मौत हुई उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ हमारे सोल्जर्स को। लेकिन हमारे सोल्जर्स की ब्रेवरी, हमारे सोल्जर्स की कमिटमेंट और हमारे कुछ ऑफिसर्स की जो कैपेबिलिटी थी, उसकी वजह से हम कारगिल युद्ध जीत पाए। ठीक। सो साहब, ये बात भी आप मानेंगे कि जो NC विज की जो किताब है अलोन इन द रिंग, उसमें एक मुद्दा और उठाया गया है। उसमें जो सर्वेलेंस के लिए जो उपकरण होते हैं, लेटेस्ट उपकरण जो सेना के पास होने चाहिए थे, वो उपलब्ध नहीं थे। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह के लेटेस्ट इक्विपमेंट्स होने चाहिए सर्वेलेंस के लिए, अगर वो मौजूद नहीं है तो युद्ध में फिर कैसे हम जीत सकते हैं? ये किसकी रिक्वायरमेंट थी? किसको लेने थे इक्विपमेंट? आर्मी को प्रपोजल देनी चाहिए थी जी, आर्मी को प्रपोजल देनी चाहिए थी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर को, अटल बिहारी वाजपेयी को। उससे पहले भी काम कर सकते थे। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस के टाइम में आर्मी की कोई मदद नहीं की जा सकती थी, तो कम से कम जनरल विजय उनको कहना चाहिए था, बताना चाहिए था कि किसने उनको इक्विपमेंट खरीदने से मना किया था, क्या उनको प्रपोजल भेजी थी। मैं एक और बात कहूँगा, वीपी मलिक जो आर्मी के चीफ थे, वार के बीच में वो उठ करके पोलैंड चले गए, 7 दिन के विजिट में पोलैंड चले गए वार को छोड़ करके, कि बाकी मरो, जो मर्जी करो, मैं तो जा रहा हूँ, मजे करने जा रहा हूँ अपने। तो ये एक एटीट्यूड था, मतलब यानी कि केयरलेस एटीट्यूड उस टाइम के हमारे आर्मी चीफ का, जनरल वीपी मलिक का। और एक और बात, अब वहां पे बरखा दत्त पहुंच गई थी, किसने परमिशन दी उनको? बरखा दत्त ने के पास सैटेलाइट फोन था, और ये कहा जाता है कि बरखा दत्त ने सैटेलाइट, क्योंकि सैटेलाइट फोन की टिपिंग नहीं होती थी उस टाइम पे जी, तो बरखा दत्त सैटेलाइट फोन लेके चली गई वहां पे, और ये कहा जाता है कि बरखा दत्त ने कोई मैसेज किया किसी को।
आपने देखा होगा कि जब बॉम्बे के अंदर एक अटैक हुआ था जी 93 जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उस टाइम पे बरखा दत्त वहां पहुंच गई थी और कैमरे से लाइव वीडियो बना रही थी जगह जगह का, जिसकी वजह से वो वीडियो पाकिस्तान में देखे गए और उनको पता चला कि किस तरीके से हमारे आर्मी कमांडो काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ मिलिटेंट छुपे, तो उनको गाइड करते रहे। तो बरखा दत्त का एक नेगेटिव रोल था उस टाइम पे भी, और बरखा दत्त का यहाँ भी कहते हैं नेगेटिव रोल था कि बरखा दत्त ने एक वीडियो कॉल की और उसके बाद जो एमुनिशन डिपो था आर्मी का कारगिल के एरिया में, उसके ऊपर बम्बार्डमेंट की और डिस्ट्रॉय हो गया। लोग इसके ऊपर बरखा दत्त को ब्लेम करते हैं, मैं इसके ऊपर मैं तो कुछ नहीं कह रहा। लेकिन दूसरी बात है कि बरखा दत्त को किसने परमिशन दी जाने की? कुछ आर्मी के सीनियर लोग जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा बरखा दत्त को वहां भेजने के लिए रॉ के नंबर 2 उस टाइम पे एएस दुल्लत, उन्होंने परमिशन दी थी, उन्होंने बात की थी उस टाइम के आर्मी के ऑफिसर्स से कि बरखा दत्त को वहां जाने दो, तब बरखा दत्त वहां गई। तो मैं एक बात इसलिए कर रहा हूं कि गवर्नमेंट को एक पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए कि जो कारगिल के अंदर मिसहैप्स हुए या गलतियां हुई या फेलियर्स हुए, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आज भी गवर्नमेंट को एक कमेटी बिठानी चाहिए आर्मी ऑफिसर्स की कि कौन कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या रोल था जनरल वीपी मलिक का, क्या रोल था रॉ का, क्या रोल था आईबी का, क्या दूसरे लोगों का। तो यहाँ पे जो लोगों की जान गई, जान चली गई, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यहाँ पे, और क्यों आर्मी ने सारी जगह छोड़ दी, क्यों जनरल वीपी मलिक उस टाइम पे लड़ाई के बीच में जाकर के पोलैंड चले गए। तो यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस हैं। जनरल विज में और भी कोई बातें लिखी होंगी, उसकी भी क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। यही अगला पॉइंट मेरा है कि जनरल विज ने अपनी जो किताब लिखी है अलोन इन द रिंग, तो एनसी विज इस बात पे पॉइंट आउट करते हैं कि युद्ध से पहले जब 1999 में युद्ध की शुरुआत होने वाली थी, तो उससे पहले उनको इंडिकेशन मिले कि ये खरीद फरोख्त हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान द्वारा, लेकिन उन्होंने इस बात की संभावना को नहीं माना कि क्या ये युद्ध हो सकता है। उनको ये लगा नहीं कि युद्ध हो सकता है पाकिस्तान से। देखिए बेसिकली इन्होंने ये तो नहीं बताया कि इनको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली, क्या इसको रॉ ने इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि एक रॉ है जो ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकता है या वहाँ पे इनके जो मिलिट्री अटैची वगैरह है। लेकिन मेन बात है कि अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो क्या रॉ के पास इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन तो रॉ के पास होनी चाहिए, और अगर नहीं दी तो क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। मैं इसलिए ऐसी बात कर रहा हूँ कि इस टाइम पे जो बांग्लादेश के अंदर हुआ है वहाँ पे कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, और फिर यहाँ पे रॉ के ऊपर भी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि क्या रॉ को नहीं पता था। फिर जिस तरीके से पाकिस्तान जो नेपाल के अंदर गवर्नमेंट चेंज हुई है, प्रो गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट छोड़ करके एक एंटी इंडिया गवर्नमेंट आ गई है, तो भी एक क्वेश्चन उठते हैं हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम के ऊपर। फिर तीसरी बात जो मालदीव के अंदर सिचुएशन हुई है, क्या रॉ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहा था, बिफोर हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहा था, फिर क्या रोल था रॉ का, क्या रॉ वहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं ला सकता था, क्या कुछ नहीं कर सकते थे, क्या हमारे एमए के ऑफिसर वहाँ कोई रोल नहीं प्ले कर सकते थे। तो बहुत से क्वेश्चन हैं इंटेलिजेंस के बारे में, इंटेलिजेंस फेलियर के बारे में और नेग्लिजेंस के बारे में, जिसका इसके ऊपर गवर्नमेंट को पूरी इंक्वायरी बिठानी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे फेलियर्स हुए स्पेशली पिछले कुछ सालों में। और मैं स्पेशली कहूंगा कि कारगिल के ऊपर तो एक इंक्वायरी स्पेशली बिठानी चाहिए कि कारगिल के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल था जिसने कारगिल वार होने दिया, और क्या रोल था जनरल वीपी मलिक का, और क्या रोल था रॉ के चीफ का, क्या रोल था रॉ के नंबर 2 एएस दुल्लत का। ये सारी बातें पब्लिक के सामने आनी चाहिए। ये फॉर्मर आर्मी चीफ एनसी विज अपनी किताब में लिखते हैं आगे कि जो कारगिल रिव्यू कमेटी थी जिन्होंने इसके युद्ध के परिणामों के बारे में बात की, तो उन्होंने कारगिल रिव्यू कमेटी ने इंटेलिजेंस फेलियर को मुख्य रूप से बताया, और मुख्य रूप से उन्होंने रॉ को जिम्मेवार ठहराया कि भैया ये जो सूचना थी वो पूरी प्रॉपर ढंग से आगे नहीं आई। तो इसके बारे में क्या मान रहे हैं? देखिए मैं तो सिंपल सी बात कहूंगा, मेरे को यहाँ मैं क्लियरली एक बात कह सकता हूँ कि मेरे पास ऐसे 2 लोग हैं जिन्होंने रॉ के कारगिल वॉर के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, मैनुअल इंफॉर्मेशन थी, साथ में हमारे पास रॉ का टेक्निकल यूनिट क्या कर रहा है। और मैं मान ही नहीं सकता कि अगर इतनी भारी मूवमेंट हो फोर्सेस की या मिलिटेंट्स की, रॉ को पता ना चले, ये पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट को एक रिव्यू कमेटी बिठानी चाहिए इसके ऊपर कि क्यों यहाँ से रॉ ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, क्या रॉ के अंदर कुछ बोल घुसे हुए थे जिन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को छुपाया, क्या रॉ के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्या रॉ नेग्लिजिबल है, क्या रॉ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता। तो गवर्नमेंट को अब भी एट दिस लेट स्टेज इसके ऊपर एक कमेटी बिठा करके पूरी रिपोर्ट ले, ताकि फ्यूचर में ऐसी गलतियां ना हो, ऐसे मिस्टेक्स ना हो। क्योंकि अभी जो बांग्लादेश के अंदर हुआ है बड़ा चिंता की बात है। और क्या रॉ का रोल था उस टाइम पे, क्या रॉ की तरफ से कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं आई, क्या यहाँ पे दूसरी एजेंसीज क्या काम कर रही थी। देखिए बहुत बड़ी बात है हमारी सिक्योरिटी की, तो इसलिए गवर्नमेंट को स्पेशली काम करना चाहिए इस इशू के ऊपर। एक कमेटी बिठा करके पूरी रिपोर्ट लें कि क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या गलतियां की गई, क्या जानबूझ के गलती की गई, क्या यहाँ पे मिस्टेक हुई, और क्या रोल था आर्मी का। मैं जवानों की बात नहीं कर रहा, मैं बीच के सीनियर ऑफिसर्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे अगर वॉर जीता गया कारगिल का, जो इम्पॉसिबल काम था हमारे जवानों की हिम्मत की वजह से। लेकिन दूसरी बात है कि आर्मी के लोग क्या कर रहे थे,
स्पेशल टॉप के। जब आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तो क्यों नहीं आपने इक्विपमेंट मंगाए? अगर आपके पास बफोर गन्स के एमुनिशन नहीं है, क्यों नहीं आपने उसको रेडी रखा? फिर अब जब वार स्टार्ट हो गया तो उस टाइम पे क्यों आपने, जब पता चला कि पाकिस्तानी वहाँ घुस गए हैं, तो क्यों आपने एयरफोर्स की हेल्प नहीं ली? फिर क्यों आपने रॉ की मदद नहीं ली? ये सारे बहुत से क्वेश्चन हैं जिसके आंसर मिलने चाहिए, और गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे कमेटी बिठा के इन सब चीज़ों के आंसर दे और पब्लिक को बताया कि यहाँ पे कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, किन किन ने क्या क्या काम किया है, किन किन ने क्या क्या गलतियाँ की हैं। साहब, एक सवाल आपके जहन में नहीं आता क्या, जो हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ हैं एनसी विज साहब, उनकी जो किताब कारगिल युद्ध के 25 साल बाद आई है, तो इतने समय बाद ये किताब लाने की आवश्यकता क्या पड़ी? उससे पहले ये खुलासा नहीं हो सकता था क्या? चलो बिल्कुल ठीक बात है, इनको ऐसी चीज़ें देनी चाहिए थी, खुलासा करना चाहिए था, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त है। लेट स्टेज पे इन्होंने कुछ तो बात की। फिर अगर ये चाहते हैं कि ऐसी गलतियां ना हो तो गवर्नमेंट को अप्रोच करना चाहिए था इनको कि ये गलतियां हुई, इसका जवाब चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि जनरल विज की कोई गलती है लेट बुक लिखने में, शायद इनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी या सोचा नहीं। लेकिन अब भी अगर इन्होंने किताब लिखी है लेट स्टेज पे जो इनकी बहुत भारी गलती है, तो इनको इसके ऊपर काम करना चाहिए। ये जो किताब है अलोन इन द रिंग, एनसी विज जो फॉर्मर आर्मी चीफ रहे हैं उनकी किताब लिखी गई है और मार्केट में कुछ ही दिनों में वो सामने आने वाली है। उम्मीद है की जा रही चाहिए जो कारगिल युद्ध है वो एक अभिशाप के रूप में बीता हुआ समय मान के हम उसको भुलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबक बहुत सारे हैं जो हमें लेने चाहिए, हमारे इंटेलिजेंस को लेने चाहिए, हमारे आर्मी को ही लेने चाहिए। तो साहब, आप क्या मानते हैं कि कुछ और भी मैसेज है जो कारगिल युद्ध से हमें लिया जाना चाहिए? देखिए बिल्कुल लेना चाहिए हमको इससे कि हमने क्या गलतियां की, सारी रिव्यू करनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात है कि ये गलतियों को सुधार भी करना चाहिए, क्योंकि ये गलतियां अगर बार बार रिपीट होती रहेंगी और जो लोग रेस्पॉन्सिबल हैं अगर वो बगैर किसी पनिशमेंट के छूट जाएंगे तो वही गलत बात है। और एक गवर्नमेंट पूरा क्लियर करे कि जनरल वीपी मलिक का क्या रोल था इसके अंदर। बहुत से जैसे हमने क्वेश्चन उठाए कि पहले मैं किसी की मदद नहीं लूँगा, फिर किस तरीके से वहाँ पे चौकियों को इतना छोड़ दिया गया, किसके ऑर्डर से छोड़ा गया? नेचुरली आर्मी चीफ के ऑर्डर से छोड़ा गया होगा ना। फिर वहाँ पे क्यों बफोर गन्स का इनके पास एमुनिशन नहीं था? फिर क्यों इनके पास सर्वेलेंस के इक्विपमेंट नहीं थे? फिर क्या रोल था बरखा दत्त का? किसने कहा था इनको कि बरखा दत्त को वहाँ पे एंटर करने दो? क्यों बरखा दत्त सिर्फ, बाकी क्यों कोई नहीं? तो ये बहुत से क्वेश्चन हैं जिनका आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बहुत से सोल्जर वहाँ पे मरे थे जिनकी डेथ हुई थी, जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया। तो इसके आंसर तो मिलने चाहिए। और क्या रोल था उस टाइम पे रॉ के ऑफिसर्स का? क्यों रॉ के ऑफिसर जो रिस्पॉन्सिबल थे कारगिल युद्ध के फेलियर पे उनको गवर्नर बना दिया गया, और जो नंबर 2 पे थे क्यों उनको रॉ का चीफ बना दिया गया? ये भी क्वेश्चंस हैं। और क्या रोल था आईबी का? क्या आईबी का कोई रोल नहीं था इस चीज़ के ऊपर? क्यों? और क्यों एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस टोटली फेल हो गई? तो बहुत से क्वेश्चन हैं जिसके आंसर पब्लिक को मिलने चाहिए और गवर्नमेंट को भी मिलने चाहिए, ताकि अपने सिस्टम के अंदर सुधार किया जा सके, इंटेलिजेंस सिस्टम को और ज़्यादा फॉरवर्ड बनाया जा सके और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। क्योंकि ये गलतियां बार बार होती रहेंगी अगर हम कोई पुरानी चीज़ों पे एक्शन नहीं लेंगे। तो सब चलते चलते एक बात और आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आने वाले समय के लिए हम इस बात को मान सकते हैं कि हमारी भारतीय सेना और हमारी सरकार अब आने वाले समय में कहीं दोबारा से कारगिल की पुनरावृत्ति नहीं होने देगी? देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको कि जो इस टाइम पे प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मोदी की गवर्नमेंट है, एक्टिव है, रिप्लाई देती है, जवाब देती है, काम करती है। और बहुत से इक्विपमेंट जो हमारे पास नहीं थे, इक्विपमेंट प्रोक्योर किए गए। पिछले 10 साल के अंदर इस गवर्नमेंट ने बहुत सी चीज़ें प्रोक्योर की। हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं थी, वो ली जो कांग्रेस गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही थी। बुलेट प्रूफ वेस्ट वो ली जो कांग्रेस गवर्नमेंट लेना नहीं चाहती थी। और हमने हेलमेट ली अपने सोल्जर्स के लिए जो गवर्नमेंट लेना ही चाहती थी। हमारे पास नाइट विजन इक्विपमेंट नहीं थे जो गवर्नमेंट ने लिए। हमारे पास प्लेन की शॉर्टेज थी जो गवर्नमेंट ने प्रोक्योर करने शुरू कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट उसके ऊपर स्लो चल रही है, गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। फिर हमारे पास नेवी, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत थी, काफ़ी हद तक हमने स्ट्रेंथन किया। फिर हमारी दूसरी अगर बात करते हैं कि ग्राउंड फोर्सेस की, वहाँ पे बहुत काम किया है। हमारे पास डिफेंस सिस्टम भी है, हमारे पास जो सिक्योरिटी सिस्टम भी है, साथ में हमारे पास जो लेटेस्ट इक्विपमेंट वो भी प्रिक्योर किए गए हैं। गन्स की शॉर्टेज थी, जो हमारी पुरानी गन्स थी अब अमेठी में बनाई जा रही हैं, बहुत सी गन्स जो डिलीवर करती गई आर्मी को एक ही सीरीज़ की। और साथ में बहुत सी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट प्रिक्योर कर रही है और प्रिक्योर करनी भी है। प्लेन के ऊपर जरूर हम पीछे चल रहे हैं और गवर्नमेंट को नेचुरली ज़्यादा ध्यान देना चाहिए किस तरीके से फाइटर प्लेन्स को प्रिक्योर किया जा सकता है। क्योंकि जब युद्ध हो गया रशिया यूक्रेन का, तो हमें स्पेयर पार्ट्स की प्रॉब्लम पड़ रही है। जो हमने सुकोई प्लेन लिए रशिया से, हम खुद
यहाँ पे प्लेन बना रहे हैं, फाइटर प्लेन्स बना रहे हैं, लेकिन उनकी डिलीवरी में लेट हो गया। और मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट ने पहले तो 36 रफाल प्लेन ले लिए, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट को और चाहिए था कि और प्लेन ले। राहुल गांधी जो भी बकते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट को देश की सिक्योरिटी को देख करके स्पेशली प्लेन्स तो लेने पड़ेंगे, क्योंकि अब बहुत से हमारे जो एरोप्लेन्स हैं या फाइटर प्लेन्स हैं वो रिटायर होने वाले हैं और उनकी रिप्लेसमेंट भी चाहिए। हमारी 42 स्क्वाड्रंस की ज़रूरत है हमारी एयरफोर्स को, और हमारे पास 32 स्क्वाड्रंस हैं, और ये स्क्वाड्रंस इवन तेजस बन के पूरे नहीं हो पाएंगे। क्यों? बहुत से प्लेन्स हमको वाइप ऑफ करने हैं। साथ में हम अब पुराने प्लेन्स के बॉडी पार्ट्स ले रहे हैं ताकि हम पुराने प्लेन्स को और ज़्यादा देर तक चला पाएं। लेकिन गवर्नमेंट को स्पेशली इस इशू के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि अपनी एयरफोर्स को ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। ज़रूर हमने एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं, रशिया से हमने S-400 मिसाइल ली, 3 उनके यूनिट्स मिल चुके हैं और 2 यूनिट्स रशिया ने प्रॉमिस किया कि बहुत जल्दी इंडिया को डिलीवर कर देगा। फिर हमारे पास और बहुत सी चीज़ें करने को, हमारी आर्मी की जो ज़रूरत है, हम जोरावर लाइट टैंक्स बना रहे हैं ताकि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो लेह लद्दाख में इन टैंक्स को यूज़ कर सकें, और बहुत सी चीज़ें हैं जो करनी है और करने वाले हैं। ड्रोन्स के ऊपर भी हम बहुत काम कर चुके हैं, ड्रोन्स हम बना भी रहे हैं, साथ में एंटी ड्रोन सिस्टम भी हमने लगा दिए। लेकिन जितना मर्जी करते रहो, जितना करोगे आपको और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट नहीं है जो सोती रहेगी, जागी हुई गवर्नमेंट है। मोदी साहब 4 घंटे सोते हैं, 24 बाकी जो 20 घंटे जागते हैं, काम करते हैं, देश का सोचते हैं। तो ये मान के चले कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होगा? देखिए, ये तो नहीं मैं कहूँगा नहीं होगा, लेकिन स्पेशली अगर इंटेलिजेंस फेलियर होता है तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, और स्पेशली देखना पड़ेगा कि क्या कमी है हमारे सिस्टम के अंदर, क्या हमारे जो यूनिट्स हैं जो फॉरेन के अंदर पोस्ट होते हैं वहाँ पर प्रॉपर काम किया जाता है, क्या वो एज ए यूनिट काम करते हैं या वहाँ पर इंडिविजुअल काम होता है, क्या हमारे जो लोअर और मिडिल लेवल के ऑफिसर्स हैं या जो यहाँ पे रिक्रूट किए जाते हैं, क्या उनके सर्विस कंडीशंस प्रॉपर है, क्या उनको प्रॉपर ब्रीफिंग किया जा रहा है। देखिए, जब हम शुरू में हमने ज्वाइन किया था तो हर एक जो एक DFO या सब इंस्पेक्टर ज्वाइन होता था वो अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर उसको काम दिया जाता था, उसके ऊपर थीसिस लिखे जाते थे, उसको ट्रेन किया जाता था। लेकिन हो सकता है कि कहीं पे गलतियां हो गई हो, चूक हो गया हो कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग ना दी जा रही हो, उनको प्रॉपर ब्रीफ ना किया जा रहा हो। फिर हमारे सिस्टम के अंदर ज़रूरत है कि हमें मॉडर्नाइजेशन करने की। पहले जो हमारी इंटेलिजेंस होती थी वो होती थी रिपोर्ट्स गैदर करने की, यानी कि पॉलिटिकल, लेकिन अब हमारा जो मेन एम्फेसिस होता है टेररिज्म के ऊपर होता है, और मुझे लगता है कि शायद वहाँ पे कुछ कमियां हैं। और दूसरी बात है, जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे कू हुआ, क्या हमारा जो यूनिट है बांग्लादेश के अंदर उसने एडवांस इन्फॉर्मेशन दी थी? क्या उसको पता था? क्या हमारी एंट्री थी वहाँ पे बांग्लादेश की आर्म फोर्सेस के अंदर? तो बहुत से क्वेश्चन है जिसको गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए, मुझे लगता है रिव्यू भी कर रही होगी, और देखना चाहिए कि हम और बेटर तरीके से अपनी एजेंसी को तैयार कर पाएँ। और स्पेशली ये देखें कि जो टॉप के हमारे ऑफिसर्स हैं एजेंसी के अंदर, उनके अंदर आपस में कोई मोटा मोटाव ना हो, यानी कि वो आपस में एक दूसरे से मिलकर काम करें, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। जी दोस्तों, ये एक हमारी चर्चा रही NK सूद साहब के साथ में, जो कि फॉर्मर आर्मी चीफ NC जो विज हैं उन्होंने एक किताब लिखी अलोन इन द रिंग। उस पर अनेक मुद्दों पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन सवालों को लेकर NK सूद साहब ने विस्तार से जवाब भी दिए। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अपने मूल रूप में सतर्क होकर काम करेंगी और देश को अखंड रहने में सभी अपना अपना योगदान देंगे। आपको चर्चा कैसी लगी अवश्य बताइएगा। अगली चर्चा में अगली मुलाकात फिर से रहेगी, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।